आ गाड़ी में ले जाके 2 गोली मारल बा, 5 गोली बाद में गाड़ी में सटा के गोली मारल बा। हाँ 5 गोली। They can kill me, but they cannot kill my ideas. फांसी से पहले भगत सिंह ने अपने कई सारे संदेश में, चिट्ठियों में, समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने लेखों में यही संदेश देने की कोशिश की थी। बिहार में जिस भरत तिवारी को भगत सिंह से कंपेयर किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर एक तरीके से आज के दौर का भगत सिंह बताया जा रहा था, कुछ ऐसे ही बातें अपने वीडियोस में भरत तिवारी करता नजर आया। भरत तिवारी के वीडियोस को लोग देख रहे हैं और जिस तरीके से वो सरफेस हुआ है उसमें ये बात कही जा रही है कि मुझे तुम मार दोगे लेकिन मेरी सोच को नहीं मार पाओगे, लगभग वही बात है। सवाल ये है कि इतने दिनों, इतना दिन समय, मतलब 17 जून के बाद 15 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है और भरत तिवारी जिस विषय को लेकर प्रशासन से टकरा रहा था उस विषय का क्या हुआ, वहां पर जो नई बातें निकलकर सामने आई हैं वो बातें क्या हैं, भरत तिवारी की हत्या को लेकर जो आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर, यानी कि हत्या के आरोप लग रहे हैं, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, साथ ही जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है अधिकारियों में, उसमें नया ट्विस्ट क्या है, क्योंकि उसमें एक अधिकारी को अटैच किया गया मुख्यालय से और उसके बाद एक नई नियुक्ति दे दी गई पटना में। ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो छूट रहा है वो है उस गांव की लड़ाई का क्या हुआ, जिस गांव की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहा था, यानी कि जवनिया गांव। क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो गया है और बाढ़ और बरसात दस्तक दे चुकी है, ऐसे में वो गांव फिर से डूबेगा। उस गांव का क्या हुआ, उस गांव में हुए करप्शन की कहानी क्या है, आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसने जो विवाद बढ़ाया उससे, क्योंकि यहीं से सारा खेल शुरू होता है विवाद का। देखिए, जब पुलिस ने एनकाउंटर किया और पुलिस ने यह दावा किया कि हम पर हमला होने के बाद आत्मरक्षा में हमने गोलियां चलाई और यह दावा किया गया शुरुआत में कि 3 गोलियां मारी गई भरत तिवारी को। माता पिता, परिवार वाले, गांव वाले जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका यह दावा है कि 5 गोलियां मारी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें कई सारी चौंकाने वाली बात सामने आई है और वो पुलिस के दावों से मेल नहीं खाती है। क्या दावे हैं? पुलिस ने कहा 3 गोलियां मारी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि अब 3 नहीं 5 गोलियां भरत की बॉडी से रिकवर हुई। पुलिस ने कहा कि आत्मरक्षा में ये गोलियां मारी गई हैं, लेकिन 5 गोलियां कहां मारी गई हैं, इस सवाल ने और इस मामले को पेचीदा कर दिया गया। दाहिने और बाएं जांग पर 2-2 गोलियां मारी गई हैं और उसमें एक गोली तो जांग के ऊपरी हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में लगी है और एक गोली पैर के निचले हिस्से में लगी, यानी 5 गोली। क्या सेल्फ डिफेंस में पुलिस किसी को 5 गोलियां मारती है? एक मामला और सामने आया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कि ये गोलियां कब और कहां मारी गई, मतलब कि कितने डिस्टेंस से मारी गई। इसके लिए जो हथियार हैं उनको रिकवर कर लिया गया है, एफएसएल को भेजा गया है और सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या ये क्लोज रेंज से गोलियां मारी गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि परिवार ने यह दावा किया था कि पहले तो 3 गोलियां मारी गई और गाड़ी में ले जाकर फिर से 2 गोलियां मारी गई। इसके लिए बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, यानी वो रिपोर्ट जिससे ये पता चलेगा कि किस पिस्तौल से कौन सी गोली चली, कौन सी गोली किस रेंज से मारी गई, यानी कितनी दूरी से मारी गई। क्योंकि भरत तिवारी के पिस्तौल को रिकवर तो किया गया, लेकिन अब देखिए कि उसमें फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं, क्योंकि पुलिस में वहां पर जो लोग मौजूद थे और कौन मौजूद था ये भी मैं आपको बता दूं, जो एसडीपीओ का अंगरक्षक था उसने वो पिस्तौल उठा ली, तो फिंगरप्रिंट्स उसके आगे ये भी दावा किया जा रहा है। तो इस तरीके से साक्ष्य भी थोड़े डिस्टॉर्ट हुए। तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि एक पिस्तौल के साथ मैगजीन, 2 खोखे ये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो राजेश मलाकार और राजेश शर्मा जो थे, इन लोगों के हथियार, वहां जो एसटीएफ का जवान था जिसने फायर किया था, एसटीएफ का जवान जिसने फायर किया, उसकी पिस्तौल, राजेश मलाकार की पिस्तौल और भरत तिवारी के हाथ में जो पिस्तौल थी उसे अब एफएसएल के लिए भेजा गया, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा, उससे और स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो ये बात रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और उसके बाद ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया और पुलिस यहां पर बैकफुट पर दिखाई दे रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बहुत अजीब बात है कि वो शुरुआती जो रिपोर्ट थी जो आरा सदर हॉस्पिटल में बनाई गई थी उसको पेन से बनाया गया था
और उसमें डॉक्टर्स की ओवर राइटिंग है, मतलब गोलियों की संख्या को चेंज किया गया है, उसमें कई सारी बातें बाद में काटकर चेंज की गई हैं। इससे भी सवाल पैदा होता है कि ये स्थिति कैसे हो गई और ये विरोधाभास क्यों है, और ये विरोधाभास कहानी क्या कहता है। न्यायिक जो आयोग है उसके सामने ये बातें रखी जाएंगी और अब इसमें आगे जांच होगी। एक बात तो ये हो गई, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक नया विवाद, एक नई बहस शुरू कर दी है इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर। अब एक दूसरा सवाल यहां पर उठता है कि क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि जवनिया गांव और वहां जो शाहपुर है वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक विसिल ब्लोअर था। परिवार के लोगों का, ग्रामीणों का तो यही आरोप है। अब ये विसिल ब्लोअर वाली कहानी कहां से आ गई है? अब देखिए, इसमें जो भरत तिवारी के भाई ने दावा किया है, उन्होंने ये दावा किया कि इस पूरे मामले को लेकर भरत तिवारी साक्ष्यों के साथ वहां एसडीएम से मिलने गया था, प्रमाण दिए थे कि यहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। जवनिया गांव जिसे बसाया जाना था, जहां पर लोगों को उनको जमीन मिलनी थी, उनको घर मिलने थे, उनको मौलिक सुविधाएं मिलनी थी, उसमें करप्शन हुआ है और इसी को लेकर वहां एसडीएम के साथ बहस हुई, एसडीएम के साथ फिर झड़प हुई। एसडीएम ने धक्के मारकर भरत तिवारी को बाहर किया दफ्तर से और जान से मारने की धमकी दी, एनकाउंटर करवा देने की धमकी दी और यहीं से मामला बिगड़ता है। भरत तिवारी अपनी सुरक्षा के लिए, लोग ये कहते हैं, उनके जो जानने वाले हैं, गांव वाले हैं, कि अपनी सुरक्षा के लिए उसने सोने की चेन बेची और वो पिस्तौल खरीदी। इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। ये कोई 1-2 लाख रुपए का भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि करोड़ों का भ्रष्टाचार है। इस पर हम आगे बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि जवनिया गांव का इशू है क्या, पैसा कितना मिलना था, कितना आया, फंड में कहां हेर फेर के आरोप लगे हैं। तो यहां से ये कहानी शुरू होती है कि यानी कि विसिल ब्लोअर होने की वजह से क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। परिवार अब ये आरोप लगा रहा है और ये मुद्दा भी अब सामने आएगा, क्योंकि अब सवाल हो रहा है कि बाढ़ पीड़ित गांव, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए क्या प्रशासन ने सही कदम उठाए, और अगर नहीं उठाए तो जो व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा था उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया गया। इसी वजह से यह मामला और टेढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पुलिस ने पहले अपराधी बताकर यह एनकाउंटर किया और यह कहा कि अपराधी हथियार उठा रहा है और इस वजह से। इसके पहले यह कहा गया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, इस वजह से हमने उसको पकड़ के कहां भेज दिया, मेंटल हॉस्पिटल, जो कि बात गलत साबित हुई। खुद सीएम ने भी मन से ये बात कही थी। और अब ये बात आ रही है कि विसिल ब्लोअर होने की वजह से, ये दूसरा पक्ष कह रहा है कि विसिल ब्लोअर होने की वजह से, करप्शन के खिलाफ लड़ने की वजह से, गांव के लोगों की मांग उठाने की वजह से और प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाने की वजह से रास्ते से हटा दिया गया भरत तिवारी को, ताकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अब आइए पुलिस पर अब तक जो कार्रवाई हुई है। देखिए, इस पूरे मामले में बिहार सरकार और पुलिस ने यू टर्न लिया। पहले परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर विड्रॉ की गई, उसके बाद इस पूरे मामले में निलंबन हुआ और उसके बाद यही मामला नहीं रुकता है, एफआईआर भी हुआ। अब एफआईआर में कौन कौन लोग हैं? देखिए, एनकाउंटर के दिन जो शाहपुर थाना है, वहां के जो थाना अध्यक्ष थे, एसएचओ थे, राजेश मलाकार, उनको सस्पेंड किया गया। इसके अलावा जो लोग, जो पुलिसकर्मी उसमें मौजूद थे, उनको सस्पेंड किया गया। इसके अलावा जो एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनको अटैच किया गया मुख्यालय से और उसके बाद देखिए उनको मद्य निषेध विभाग में पोस्टिंग दे दी गई, ये कहते हुए कि फील्ड ड्यूटी से उनको हटाया गया है, क्योंकि उनका नाम इस विवाद में आया है। राजेश शर्मा का नाम पहले भी विवादों में आया है। मुजफ्फरपुर में हुए एक एनकाउंटर में पहले भी उनका नाम विवाद में रहा है और यहां पर भी ये विवाद हुआ था। परिवार ये कह रहा है कि ये कैसी कार्रवाई हो रही है, ये कैसी कार्रवाई हो रही है कि पहले अटैच किया जाता है और फिर विभाग में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है डीएसपी के तौर पर। कहां तो इन सभी लोगों को जेल जाना चाहिए और कहां तो इन लोगों को अभी तक जेल के बाहर रखा गया है, जबकि इन पर हत्या करने का मामला, आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया एफआईआर में। देखिए, कानूनी प्रक्रिया यह कहती है कि जब तक इस तरह के मामलों में अगर कोई इस तरह के विभाग में है और इस तरह के मामलों में उसका प्रमोशन, पोस्टिंग ड्यू है, तो उसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जो हो सकती है। लेकिन अगर इस मामले में कोई रिपोर्ट आती है, जैसे न्यायिक जांच चल रही है और उनमें उनका नाम आता है, चार्जशीट फाइल होती है, तब उस पर कार्रवाई हो सकती है। शायद इस स्पेस का इस्तेमाल अभी भी सरकार कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार की मंशा इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की आखिर है क्या, तभी इन अधिकारियों को बचाया जा रहा है। ये अधिकारी अब तक जेल में क्यों नहीं है? आम व्यक्ति पर अगर हत्या का कोई मामला दर्ज होता तो अब तक वो जेल में होता। तो ये परिवार का आरोप है, ये पुलिस में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर।
लीगल लेवल पर, जो न्यायिक स्तर पर हम बात करें तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले की हम सुनवाई नहीं करेंगे, आप इसे पटना हाई कोर्ट में ले जाइए और वहां पर इस मामले में आपकी जो भी शिकायत है या जो भी याचिका है उसको लगाइए, वहां वो उचित फोरम है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट से ये मामला अब हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जाएगा। तो न्यायिक तौर पर इसमें ये स्थिति हुई है। न्यायिक जो आयोग है वो इस मामले की जांच कर रहा है। इसमें राजनीति भी इस बीच बहुत ज्यादा हुई है। कई तरह के जातियों की गोलबंदी देखने को मिल रही है। वहां पर एक बहुजन महापंचायत किया जा रहा है, क्योंकि उसके पहले वहां पर एक महापंचायत हुई थी इस पूरे हत्याकांड को लेकर, और उसके एक जवाब के तौर पर यह किया जा रहा है जिसने सियासी भूचाल ला दिया। खासकर बीजेपी सत्ताधारी दल के भीतर ही नेताओं के अलग अलग बयान हैं। कोई कह रहा है ये एनकाउंटर है, सही है, पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें जीतन राम मांझी हैं। स्थानीय जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सरासर हत्या है, ये एनकाउंटर है ही नहीं। खासकर आनंद मिश्रा जो बीजेपी के विधायक हैं, वो पहले भी आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, 100 एनकाउंटर उन्होंने किए हैं। उनका यह दावा है कि ये हत्या है, ये कुछ और नहीं है। इस बीच कुछ भूतपूर्व रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें डीजीपी रैंक के भी अधिकारी शामिल हैं, वो एक सवाल उठा रहे हैं कि जब एनकाउंटर हो रहा था तो वहां पर एसडीएम क्या कर रहे हैं। वही एसडीएम जिनका नाम बार बार आ रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनसे और भरत तिवारी का टकराव होता रहता है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो भरत तिवारी ने जो पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें जरूर इस बात का जिक्र किया है और उस अधिकारी का हर बार जिक्र किया है, हर बार नाम लिया है कि उसकी वजह से मेरी आज स्थिति यह है कि मुझे हथियार उठाना पड़ रहा है। तो किसी भी तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं उनका यह दावा है कि किसी भी तरीके से एनकाउंटर के समय उस अधिकारी का स्पॉट पर मौजूद रहना सही नहीं है। वो व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है उनकी तरफ से, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति की भूमिका भी संदिग्ध है। अब जरा वापस आते हैं उस विषय पर जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, 300 बीघे जमीन के आसपास के अराउंड जवनिया गांव बसा हुआ था। 2025 में बाढ़ आने के बाद पूरा का पूरा गांव बह गया, करीब 200 घर बह गए। वहां पर 3 विद्यालय थे, वो बह गए। 2 पानी की टंकियां थी, वो बह गई। 3 मंदिर बह गए, कुछ बचा ही नहीं। उन लोगों को, उन सभी लोगों को वहां से पुनर्वासित करके बिलौटी गांव जो है शाहपुर का, उससे कोई 15 से 20 किलोमीटर दूर एक जवनिया गांव बसाया गया। लेकिन उनको जब बसाया गया और उसके लिए जो फंड स्वीकृत हुआ, उसमें कई तरह के दावे हैं। कई दावे हैं कि 50 से 55 करोड़ का फंड अलॉट हुआ। परिवार ये कह रहा है कि करीब करीब 1400 करोड़ रुपए की उनके पुनर्वास की योजना थी, जिसमें उनको घर देने का, जिसमें उनको 3 डेसिमल जमीन देने के लिए, क्योंकि कई लोगों की कई बीघा जमीनें वहां पर खत्म हो गई, और उसके अलावा उनके लिए रहने की उचित व्यवस्था करने के, पानी, सड़क, बिजली, इन सब की व्यवस्था करने के लिए ये पैसा आया था। लेकिन हुआ क्या? जवनिया गांव में जो पत्रकार जा रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जवनिया गांव की हालत देख रहे हैं। आप यकीन जानिए, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा वहां पर नहीं थी, वहां पर सड़क नहीं, रहने के जो मकान हैं वो भी बहुत बुरी हालत में है। फूस की झोपड़ियों में लोग अभी भी रह रहे हैं। कुछ लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि में से कुछ हिस्सा मिला और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। जमीन आवंटन में यह भी आरोप लग रहा है कि गलत लोगों को जमीन आवंटित की गई और जो लोग, जिनको जमीन मिलनी थी, उनको नहीं मिली। ये मतलब ये सारे आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं और इसी वजह से ये मामला यहां तक पहुंचा है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि उस पैसे का क्या हुआ? क्या वाकई में इस करप्शन के आरोप में दम है? क्या वाकई में ये मामला 1400-1100 करोड़ तक का करप्शन है, या फिर इस मामले में पूरा एक भ्रष्ट तंत्र है जो फंड को इधर उधर कर रहा था और जिसकी पोल खोलता भरत तिवारी आखिरकार प्रशासन से इस तरह से टकरा गया और उसने अंततः हथियार उठा लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि एनकाउंटर में वो मारा गया। ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन मूल वही सवाल है कि आखिर उस गांव का क्या होगा, जिस गांव के लिए भरत तिवारी लड़ता रहा, फाइट करता रहा और अंत में स्थिति यहां तक पहुंच गई। उस गांव से जो करप्शन की बातें आ रही हैं, क्या उसकी भी जांच होगी? क्या उस गांव के पुनर्वास को ढंग से कराया जाएगा? क्या उस गांव में सड़क, बिजली, पानी, लोगों के मकान और खासकर जहां पे घर दिए गए हैं वो गड्ढे में है, मिट्टी भरने का काम हो पाएगा और कब होगा? अब तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वो महीना है जहां बारिश होगी, बाढ़ का पानी आएगा। अब कब होगा? 2025 में जब वहां चुनाव थे तो हर दल के नेता आए थे,
हर दल के कैंडिडेट्स वहां पहुंचे थे। किसी ने लोगों को राहत सामग्री बांटी, किसी ने लोगों को खाने पीने का सामान बांटा, कोई वहां पर भाषण दे के बड़े वादे करके चला गया। लेकिन चुनाव के बाद वहां कोई नहीं आया। चुनाव के बाद वहां एक आम लड़का खड़ा था जिसका नाम था भरत तिवारी, और वही कागजों के माध्यम से प्रशासन से लड़ रहा था, अपने वीडियो के माध्यम से देश के लोगों तक, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहा था। लेकिन अब वो आवाज भी पुलिस की गोलियों से खामोश हो गई। सवाल यहीं पर उठता है कि जो प्रश्न थे उस व्यक्ति के जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया, वो प्रश्न क्या अभी भी जीवंत है? सरकार के सामने क्या वही सवाल, प्रशासन के सामने क्या वही सवाल सबसे बड़ी आज की चुनौती है? क्योंकि अगर करप्शन का मामला है तो फिर अगर इसमें जांच आगे बढ़ती है तो न जाने ये कहां तक पहुंचेगा, और वाकई में ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाएगी क्या? ऐसे में भ्रष्टाचार के उन आरोपों पर सही तरीके से दोषी लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? बिहार सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सही से न्यायिक जांच करके इस मामले में तथ्य को जनता के सामने रखे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर सवाल जरूर पूछ रहे हैं। भरत तिवारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक आइकॉन बन गया है बिहार में। सोशल मीडिया में कम से कम इसी तरह की बातें चल रही हैं, इसी तरह के प्रचार चल रहे हैं। बिहार में तो आप जानते ही हैं, वहां पर गाने बन जाते हैं भोजपुरी में, और शहीद का दर्जा देकर कई तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशन लोग कर रहे हैं। ये सब सिलसिला शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा कहां तक जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ इस पूरे मामले में दोषियों को सजा, दूसरी तरफ इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार पर लगाम और जवनिया गांव को वो इंसाफ दिलाना जिसके लिए भरत तिवारी लड़ता रहा और अंत में उसका एनकाउंटर हो गया।